हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के 11वें चैप्टर को, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में डिटेल से आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज हमने जो हमारे चैनल पे अपलोड कर ली है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की बिना किसी देरी के। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है या फिर कार्य क्या होता है। तो कार्य जब एक वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। यानी कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है और बल लगाने पर उस वस्तु के अंदर विस्थापन उत्पन्न होता है, अब वो वस्तु जो है वो गतिशील हो जाती है, तब उस वस्तु पर जो है वो कार्य किया जाता है। कार्य की एक और परिभाषा है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो होता है, जो वस्तु पर जो बल लग रहा है और बल से उत्पन्न जो विस्थापन होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य होता है। यानी कि W बराबर F/D हो जाएगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो कार्य जो है वस्तु के ऊपर लगने वाले बल और बल से उत्पन्न होने वाले विस्थापन का गुणनफल होता है। और एक बात बता दें दोस्तों, मैंने आपको बताई थी कि दो राशियां होती है, एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा की जरूरत होती है और एक होती है अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जब दोस्तों सदिश और सदिश को आपस में गुणा किया जाएगा, सदिश इंटू सदिश किया जाएगा, तब हमेशा हमें जो है अदिश राशि मिलेगी। जब सदिश और सदिश में सदिश का भाग दिया जाएगा, तब भी हमेशा कौन सी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। तो सदिश और सदिश को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा अदिश राशि मिलती है। तो हमने ये पढ़ा था कि बल सदिश राशि है और विस्थापन भी जो है वो सदिश राशि है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में जो है जूल भी कहते हैं। तो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। वापस देखते हैं दोस्तों, कार्य क्या होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो वस्तु गतिशील हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि उस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है। और दूसरी परिभाषा हमने ये पढ़ी थी कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगता है या फिर किसी वस्तु के ऊपर किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल और बल से उत्पन्न होने वाले विस्थापन के गुणनफल के समानुपाती होता है। और कार्य का हमने सूत्र पढ़ा था कि बल गुणा विस्थापन, और कार्य जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। और एक हमने देखा था कि कार्य का जो मात्रक है वह न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। अब कार्य करने के लिए आवश्यक दशा, कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। तो कार्य करने के लिए पहली आवश्यक चीजें है कि हम उस वस्तु के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि किसी वस्तु के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो कार्य के लिए आवश्यक दशा होगी बल लगना चाहिए, और बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए। अगला हमारा जो दोस्तों टॉपिक या पॉइंट है जिसका नाम है एक जूल कार्य किसको कहेंगे। एक जूल कार्य, यानी कि जूल कार्य क्या होता है, W बराबर F/D होता है। यानी कि एक जूल कार्य यानी कि 1 न्यूटन बल होना चाहिए और 1 मीटर विस्थापन होना चाहिए। यानी कि जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, 1 जूल कार्य है। तो 1 न्यूटन बल लगाने पर कोई भी वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है, तब हम ये कहते हैं कि उस वस्तु पर जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 जूल कार्य हो रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों, कार्य जो है धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है, और कार्य जो है वो जीरो भी होता है। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य धनात्मक तब होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। कार्य धनात्मक कब होगा दोस्तों, जब बल जो है वस्तु की गति की दिशा में लगाएंगे, यानी जिस तरफ बल लगाएंगे वस्तु गति भी उसी दिशा में करेगी, तब जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। यानी कि वस्तु जो है इधर की साइड गति कर रही है, लेकिन बल जो है उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि 180 डिग्री पे लग रहा है,
तब हम ये कहेंगे कि वस्तु पर जो कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक कार्य है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चली जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वो धनात्मक कार्य हो रहा है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है तब उस पर घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तब हम ये कहते हैं कि जो घर्षण बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो ऋणात्मक कार्य है। यानी कि एक फुटबॉल को जब आप किक मारोगे, जब इधर से किक मारोगे, इधर की तरफ बल लगाओगे और इधर ही जो है वस्तु गति करेगी, तब हम कहेंगे कि कार्य जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ये फुटबॉल जो है गति करने के बाद गतिशील ही नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो रुक जाएगी, इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल। तब इस वस्तु के ऊपर घर्षण बल लग रहा है, लेकिन फिर भी वस्तु जो है इधर की साइड गति कर रही है। वस्तु जो है, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो बल जब गति की विपरीत दिशा में लग रहा होता है, उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य कहेंगे। उदाहरण दोस्तों एक और दे रखा है यहाँ पे कि जब हम लोग किसी बॉक्स को उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगा के किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब हम वस्तु को ऊपर उठा रहे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है लेकिन वस्तु ऊपर जाती है। तो जब बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन नहीं होता है, विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, उसको हम लोग ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तीसरा हमारा है दोस्तों शून्य कार्य। जीरो कार्य किसे कहते हैं? कार्य शून्य तब होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि बल जो है वस्तु की विस्थापन के लंबवत लगता है, तब हम लोग ये कहते हैं कि दोस्तों जो कार्य हो रहा है वो कैसा है? शून्य कार्य है। 90 डिग्री के कोण पर कार्य शून्य क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको बता दूं। तब जब आप दोस्तों आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कार्य का वर्ग का सूत्र पढ़ते हैं तो हम लोग F इंटू डी कार्य बल इंटू विस्थापन नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये जो है कार्य का एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब बल जो है 90 डिग्री पर लग रहा होता है तब हम लोग क्या कहते हैं? कार्य क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की गति की दिशा के 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः किया गया कार्य शून्य है। कैसे? मैं बताता हूं दोस्तों। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा लगाता है गति, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो उसके किसी एक पॉइंट पर जब आपको कार्य बताना है, तो एक पॉइंट के ऊपर जो है बाल जो है उसकी गति बताते हैं, तो इसकी गति जो है इस प्रकार से होती है, स्पर्श रेखा के अनुरूप होती है। और इसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है वो इस प्रकार लग रहा होता है। यानी कि बल और विस्थापन में जो है कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का अंतर है। तब ये कहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण या फिर चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 0 है। या फिर हम लोग एक और उदाहरण पढ़ते हैं दोस्तों कि किसी कुल्ली के द्वारा जो सामान उठाया जाता है, तो कुल्ली या फिर कोई भी वस्तु को जब हम लोग उठा के चलते हैं तो हम वस्तु के ऊपर जो बल लगाते हैं वो ऊपर की दिशा में लगाते हैं, लेकिन हम उस वस्तु को जो है दूसरी जगह जो है इस प्रकार डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो दोनों के बीच में जो बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब एक्चुअल जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है? 0 कार्य होता है। यानी कि जब कुली जो है सामान को उठा के एक स्थान से दूसरी स्थान तक लेके जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा और कार्य का फॉर्मूला एक ही होता है दोस्तों, F इंटू डी बल गुणा विस्थापन। तो यानी कि दोनों का मात्रक भी दोस्तों जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल होता है, और इसके बड़े मात्रक की बात करें तो किलो जूल होता है। ऊर्जा के और भी मात्रक होते हैं दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये भी आपको याद रखना है कि दोस्तों ये भी ऊर्जा के मात्रक हैं। और 1 किलो जूल के अंदर कितने जूल होते हैं? 1000 जूल होते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होते हैं जिसके बारे में आगे देखते हैं। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यानी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है, दोनों का योग होता है, इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा।
ऊर्जा के रूप ले रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको इमेज दे रखा है। एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी में हम बहुत सारी पढ़ते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इलास्टिसिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी जो है पोटेंशियल एनर्जी में आती है। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम लोग जो है कोई भी गाड़ी गति कर रही है, लाइट है, साउंड है, या फिर कोई भी हवा गति कर रही है, इन सब में जो है कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। नॉर्मल सी परिभाषा है दोस्तों, आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई भी मेटेरॉइड्स या फिर जो क्षुद्र ग्रह है या फिर एस्ट्रॉइड है, वो जब धरती की तरफ आता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। उदाहरण देख लो, गतिशील क्रिकेट बॉल में, बहते हुए पानी में, गतिशील गोली में, बहती हुई हवा में, जब हम चल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, एरोप्लेन चल रही होती है, इन सब में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिशील कर रही है, m द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग यानी कि v से जब वो गति कर रही होती है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी होती है E की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कितनी होती है? हाफ mv²। ये लोग आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में या किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण उसकी जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों, बांध में जमा किया गया पानी, यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जब जो है बांध बना के किसी पानी को स्टोर किया जाता है दोस्तों, तो बांध के जब गेट खोले जाते हैं तो गेट के नीचे जो टरबाइन लगे होते हैं, पंखे, उनको ये घुमा देता है, क्योंकि बांध के द्वारा स्टोर किए गए पानी के अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष की तनी हुई डोरी, जब धनुष को आप लोग तान देते हो तो उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और जब तनी हुई जब डोरी को आप छोड़ते हो तो जो इसके अंदर जो बाण लगा होता है, बाण को जो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बाण जो है गतिशील हो जाता है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? वो इसकी स्थिति के कारण मिली। इसके अंदर पहले क्या थी? स्थितिज ऊर्जा थी। तो धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। या फिर आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो जब आप दोस्तों कभी इस स्प्रिंग के ऊपर जो है एकदम से छोड़ोगे तो स्प्रिंग जो है उछल जाएगा, क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप किसी वस्तु को जब ऊंचाई तक लेके जाते हो तो उसके अंदर भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि आप ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ोगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी, नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती है और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी हाइट के ऊपर किसी वस्तु को हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ से लागू वहाँ h हाइट तक हम किसी वस्तु को लेके जाएंगे, तो उस हाइट पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पॉइंट देखते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे समझे दोस्तों थोड़ा सा आप कि यहाँ पे जो है पृथ्वी की सतह है, m द्रव्यमान की वस्तु को आप लोग h ऊंचाई तक लेके गए और h ऊंचाई तक लेके जाओगे, इसके ऊपर बल लगेगा नीचे की तरफ, कौन सा? गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल क्या होता है? m × g होता है दोस्तों। तो बल क्या लगेगा? m × g। और कितनी ऊंचाई तक लेके गए आप? h ऊंचाई तक लेके गए, तो यानी कि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा या कार्य एक ही चीज होती है। ऊर्जा या कार्य एक ही बात होती है, वो होती है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल कितना है दोस्तों? m × g है। और डिस्प्लेसमेंट यानी आपने कितना विस्थापित किया, इसको कितनी हाइट तक लेके गए? h हाइट तक लेके गए। यानी कि किसी वस्तु को जब आप h ऊंचाई तक लेके जाते हो तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? mgh होती है। अतः स्थितिज ऊर्जा होती है जो mgh होती है, और g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को प्रभावित इफेक्ट करते हैं?
तो पहले तो आप लोग दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे, mgh। दो कारक आपको यहीं से पता चल जाएंगे कि जो m है द्रव्यमान, अब जितना m ज़्यादा होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। एक बात दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि जब हम लोग ऐसे रिलेशन पढ़ते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जो अंश की चीज़ होती है, यानी कि जो इसके हर के अंदर कुछ नहीं आप एक लिख सकते हो, तो अंश वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बढ़ेगी तो इक्वल टू के सामने वाली भी चीज़ बढ़ेगी, और जो हर की चीज़ बढ़ेगी वो तो सामने वाली जो इक्वल टू की दूसरी और चीज़ है वो घटेगी। उदाहरण के लिए जब आपने हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दाब क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है F/A, एकांक क्षेत्रफल पर किया लगाया गया बल जो होता है वो प्रेशर बल होता है या फिर दाब होता है। यानी कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये दाब कम हो जाएगा क्योंकि हर के अंदर है, और जब ये फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि फोर्स यानी बल जो है वो अंश के अंदर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर फोर्स 10 है और एरिया 2 है, फोर्स पुनः 10 है, एरिया 4 है, यानी कि एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर इसका तो 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला हर जितना भी बड़ा होगा सामने वाली संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि अंश वाली चीज़ जो होती है वो समानुपाती होती है, और जो हर वाली चीज़ होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र पढ़ा था mgh, यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। दूसरा है हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट पे लेके जाओगे, हाइट जितनी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि वस्तु पृथ्वी के तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तीसरा कारक हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, आकार में परिवर्तन। जब आप धनुष की जो डोरी को कम खींचोगे तो जो है ये तीर जो है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, और जब आप इसको ज़्यादा खींचोगे तब हम लोग ये जो है इस तीर को ज़्यादा गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यानी कि वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों आप लोग समझे होंगे। पहला हम लोगों ने द्रव्यमान पढ़ा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा। दूसरा कारक हमने पढ़ा है पृथ्वी की तल से ऊंचाई, जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा। और तीसरा हमने आकार में परिवर्तन पढ़ा, यानी कि जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा आकार में उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ही हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण दे रखा है, एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब इसे नीचे गिराया जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा भी कम होती है, लेकिन नीचे गिरते पत्थर का वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पहुंचता है इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि दोस्तों ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो आप कभी भी किसी चीज को, पिंड को एच ऊंचाई पर ले जाकर उसको छोड़ोगे तो उसमें जो है धीरे धीरे जब नीचे जाएगा तो उसके अंदर हाइट में जो है वो कमी आएगी। जैसे जैसे हाइट में कमी आएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम होती जाएगी, और जब वो नीचे गिरेगी तो हाइट तो कम होगी लेकिन उसकी वेग जो, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी वस्तु पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगी, तब वस्तु जो है, ये देखो दोस्तों यहाँ से आप लिख रखा है कि जब वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब वस्तु जो है जमीन की सतह पर पहुंच जाएगी। तो जब वस्तु जो है जमीन की सतह पर पहुंचने वाली होगी उस समय वस्तु के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य हो जाती है क्योंकि हाइट 0 हो जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। अचर यानी कि कांस्टेंट रहती है दोस्तों, यानी कि फिक्स रहती है। जब जो है, जैसे मान लो आपने कोई बल्ब जलाया यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी डाली
और बल्ब जो है वो उसने लाइट एनर्जी दी है, तो जितनी जो है लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, तो टोटल जो है इनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु में या क्या जब किसी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, तो उनकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है, जितनी फिक्स रहती है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है। ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे वस्तु इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी पूरी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब वस्तु एक हाइट तक पहुंच जाएगी तब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फुल हो जाएगी। और जब वस्तु नीचे गिरने की होगी, बीच में आएगी, तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर रहेगी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसको हम लोग आगे वाली स्लाइड में समझते हैं कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। एक वस्तु के मुक्त पतन के समय वस्तु की जो ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार होता है। तो m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, mgs होती है। जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसकी ऊंचाई घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य थी, लेकिन वस्तु के नीचे गिरते समय जो है ये जो है बढ़ती जाती है। और मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है हमेशा समान रहता है। इन 4 पॉइंट में हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको दोस्तों यहाँ बताता हूँ कि जब आप किसी m द्रव्यमान की वस्तु को जब ऊपर से गिराते हो तब किसी हाइट के ऊपर इसमें क्या है, कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैक्सिमम होती है किसी ऊंचाई पर। किसी भी ऊंचाई पर जो है किसी ऊंचाई पर स्थित पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाईएस्ट होती है। जब इसको छोड़ा जाएगा तो ऊंचाई जो है वो कम होगी, ऊंचाई कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो नीचे गिरती जाएगी वस्तु और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जब वस्तु नीचे गिरती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वस्तु का जो वेग होगा वो बढ़ता रहेगा। जब वस्तु सतह के ऊपर पहुंचेगी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी और यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप समझ गए होंगे जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, और जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती है वेग बढ़ता जाता है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों टोटल जब करोगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जब आप योग करोगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग निकालोगे तो हमेशा आपको बराबर मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति को आप नॉर्मली ये समझते हो कि भाई आप कार्य जो है कितने समय में कर रहे हो, इसको हम लोग जो है पावर या शक्ति कहते हैं ना, कि कार्य करने की दर। और जब कभी हम दर लगाते हैं तो हम डिवाइड में हमेशा समय लगाते हैं। आप उदाहरण ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि एक व्यक्ति है, जब कार्य यानी कि 100 ईंटों का काम करना है, एक व्यक्ति 100 ईंटें 1 घंटे में ले जा रहा है, एक जो है आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में ले जा रहा है। तो यानी कि जो ये कार्य जितना कम होगा शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि समय जितना कम लेगा शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि एक व्यक्ति जो 30 मिनट में काम कर रहा है 100 ईंटों को ले जाने का, उसकी पावर ज़्यादा है। आप लोग इसको समझ रहे हो। एक व्यक्ति को काम दिया गया कि 1 घंटे में काम करना है, तो समय इनके पास फिक्स है। एक व्यक्ति 100 ईंटें ले जा रहा है, दूसरा 50 ईंटें ले जा रहा है। तब आप ये कहते हैं कि पहले वाले की जो पावर ज़्यादा है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर वो ज़्यादा काम कर रहा है। यानी कि जो कार्य करने की दर है इसको हम लोग कहते हैं शक्ति। उसके अंदर कितनी पावर है इसको आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण की शक्ति से आप लोग क्या समझते हैं? तो विद्युत उपकरण की शक्ति यानी कि किसी विद्युत उपकरणों द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहा जाता है। यानी कि कोई भी विद्युत उपकरण है, लाइट, इस्त्री या फिर पंखा, कूलर, जो भी उपकरण है, वो कितनी ऊर्जा को उपयोग कर रहा है, उसके उपयोग करने की दर को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत उपकरण की शक्ति कहेंगे। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वाट। तो वाट जो है वो शक्ति यानी कि पावर का ऐसा ही मात्रक होता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल जो होता है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, लेकिन हम ऊर्जा को जो कंजप्शन करता है, यूज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा उपयोग की जाती है, वहाँ पर जो है जूल का प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं है।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हम ऊर्जा के बड़े पैमाने को प्रयोग करते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा को हम लोग दोस्तों यूनिट भी कहते हैं। ये जो पावर का जो है वो बड़ा या कमर्शियल यूनिट है। तो किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं? तो आप नाम से समझ रहे हैं कि किलोवाट और घंटा, यानी कि जब 1 किलोवाट शक्ति का कोई विद्युत उपकरण जिसकी पावर या फिर उसकी कितनी है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट शक्ति का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लिया जाता है, तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च की जाती है, 1 किलोवाट घंटा उपयोग की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 किलोवाट का जो है कोई भी विद्युत उपकरण जब 1 घंटे के लिए चलता है तो उसके द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है वो होती है 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 यूनिट बोलते हैं। और इसको जो है जूल में परिवर्तन करना है कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर कितने जूल होते हैं। तो आप किलोवाट को वाट के अंदर चेंज करोगे तो 1000 वाट होंगे, और घंटे को जो आप जो है सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 घंटे होंगे। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के अंदर कितने जूल होते हैं। तो 3.6 × 10⁶ जूल जो है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के अंदर होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं और 1 किलोवाट घंटा के अंदर 3.6 जूल होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।